गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? उस प्लेस ऑफ सप्लाई में अभी तक हम सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 11 और सेक्शन नंबर 12 लिख चुके। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि अल्टीमेटली कौन सी गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जाएगा। थोड़ा वॉइस बढ़ाओ ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमको बताता है कि अल्टीमेटली कौन सी गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जाएगा। सर सेक्शन नंबर 9 में हमने क्या देखा था? 9 था सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया है और इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या रहता है सर? हमारा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के पास है तो सर उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जो सबसे पास में रहेगा वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर यहां से सप्लाई हो रही है और इसके पास पड़ता है हमारा कांडला गुजरात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा क्या? कांडला गुजरात। कैसा वॉइस आ रहा है आज? और पटा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप बोलते जाओ। ठीक है। फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 10। सर सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 है हमारा गुड्स का। तो उसमें था हमारा सेक्शन 10(1)(a). 10(1)(a) कहता है कि जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जहां पे गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन है, वो बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(b) क्या था? बिल टू शिप टू मॉडल। यहां पे बिलिंग किसी और को, शिपिंग किसी और को। तो यहां पे सर दो ट्रांजैक्शन होंगे, एक तो ये और दूसरा होगा सर ये वाला। तो बिल टू शिप टू में कितने ट्रांजैक्शन होंगे? दो। उसमें पहले ट्रांजैक्शन में जो बिल टू की लोकेशन है वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, और दूसरे ट्रांजैक्शन में सर हम वापस से क्या लगाएंगे? 10(1)(a). फिर हमने देखा था सर सेक्शन नंबर 10(1)(c). 10(1)(c) क्या कहता है कि अगर गुड्स का कोई भी मूवमेंट नहीं हो तो जहां पे अल्टीमेटली गुड्स लोकेटेड है, हेलो हेलो, ठीक है, अगर गुड्स का कोई भी मूवमेंट ना हो तो जहां पे गुड्स अल्टीमेटली लोकेटेड है वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(d) क्या कहता था? सर 10(1)(d) कहता था असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन। तो असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन के केस में जहां पे अल्टीमेटली असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(e) कहता था वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के बीच में आप कुछ खाने का सामान ले रहे हो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कंज्यूम कहां पे कर रहे हो, कंजम्पशन कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है सर? आखिरकार आपने सामान कहां पे लिया, वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। वो था हमारा सेक्शन 10(1)(e). फिर सेक्शन नंबर 11 क्या कहता था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। एक्सपोर्ट के केस में आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 12 हमने देखा था कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहां पे हैं? इंडिया। तो अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में तो फिर हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 था हमारा रेसिडरी सेक्शन। रेसिडरी सेक्शन तब लगता है जब कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन ना लगे। या तो अगर स्पेसिफिक सेक्शन होगा तो स्पेसिफिक लगाएंगे, और अगर स्पेसिफिक सेक्शन नहीं होगा तो जनरल सेक्शन लगाएंगे। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। जनरल सेक्शन क्या कहता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर एड्रेस अवेलेबल है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर हमने देखा था सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, वो था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या इंपॉर्टेंट है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। हमने देखा था फॉर एग्जांपल मैं एमपी का, लड़की महाराष्ट्र की, पर शादी हो रही है गोवा में, तो सर वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पे शादी हो रही है वो कहां लोकेटेड है? गोवा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गोवा। अच्छा सर, इसके साथ जो सारी एंसिलरी एक्टिविटीज होगी ना उनका भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? गोवा।
एंसिलरी एक्टिविटीज मतलब जैसे शादी में डीजे हो गया, केटरिंग हो गया, तो ये सारी जो एंसिलरी एक्टिविटीज है उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा हमारा, गोवा। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें बहुत सारे रूल्स भी देखे थे। सर क्या क्या रूल्स थे? अगर आपका टूर ऑपरेटर ने टूर बुक करा है 3 दिन मुंबई 2 दिन इंदौर, तो सर कौन से रेशियो में बांट देंगे? सर नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन ईच रूम, तो 3:2 में बांट देंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट नहीं 2 स्टेट बन जाएगा। फिर अगर प्रॉपर्टी 2 एरिया के बीच में लाई करती है, एक ही प्रॉपर्टी है, गेट खोला तो एमपी, गेट खोला तो महाराष्ट्र, इस केस में नंबर ऑफ नाइट पे नहीं बांटेंगे, इस केस में कौन सा रेशियो लेंगे? एरिया। फिर हमने देखा था हाउस बोट का केस। सर हाउस बोट के केस में जितना टाइम हाउस बोट ने आपको घुमाया तो टाइम के हिसाब से हम रेशियो ले लेंगे। क्लियर इतनी बातें? फिर हमने सर और भी बातें देखी थी। फिर हमने देखा था हाँ एक और चीज, लॉस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया में, तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा। पर अगर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक भी पार्टी इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। अगर ये भी एमपी में, ये भी महाराष्ट्र में और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां है? यूपी में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? यूपी। ये एमपी, ये वेस्ट बंगाल, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां? गोवा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गोवा। अब ये एमपी में, ये ऑस्ट्रेलिया में, एक पार्टी इंडिया के बाहर है, सेक्शन नंबर 12 नहीं लगेगा, सेक्शन नंबर 13 लगेगा। और सेक्शन 13 भी वही बात कहता है जो सेक्शन नंबर 12 कहता है। यहां पे क्या बन जाएगा सर? साउथ अफ्रीका। बस एक चीज थी सर, यहां पे अगर सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, पर प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? आउटसाइड इंडिया। इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीटिंग करी और चीटिंग करके बोला कि देखो नॉर्मली तो बैंकॉक बनना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर हम बैंकॉक बना देंगे तो सरकार के पास जीएसटी नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने चीटिंग करके प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बना दिया? महाराष्ट्र। ठीक है। फिर हमने देखा था सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 इंडिविजुअल एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विसेज, आपका जिमिंग हो गया, ठीक है, फैशन रिलेटेड हो गया, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सारे के सारी चीजें जो इंडिविजुअल पे करी जा रही है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करी गई। फिर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 का हम डिस्कशन कर रहे थे, वो था हमारा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने आपको बताया था कि सर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और साल भर के बाद ये पता लगाना है कि आपका बोनस कितना बनेगा, उस सर्विसेज को बोलते हैं हम क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज। अब एक कंपनी है विप्रो, एक कंपनी है पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी के एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करने जो कंपनी है जिसका नाम था क्या? विप्रो। अगर ये रजिस्टर्ड है दोनों तो सामने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, तो फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे रजिस्ट्रेशन लेके रखा है उसको बना दो क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये मैटर नहीं करेगा कि आखिरकार ट्रेनिंग कहां कंडक्ट करी गई, क्योंकि सामने वाला क्या है? रजिस्टर्ड। पर अगर रजिस्टर्ड ना हो, मतलब अगर पीडब्ल्यूसी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर यह मैटर करेगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज कहां पे दी गई। बोलो बात क्लियर है क्या? तो B2B के केस में ऑलवेज व्हाट? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C के केस में क्या? एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। और हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि सर फॉर एग्जांपल Z ने एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करा विच इज नॉट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब कहां पे आ जाओ? B2C। मतलब क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कहां पे हुआ है सर ये? नैनीताल। पर अगर रजिस्टर्ड होते मुरादाबाद। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? अगर क्लियर है तो है ना, आपके इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में बहुत सारे इस टाइम करके क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है,
देखें हमारी जनता से बनते हैं या नहीं। अच्छा, मॉड्यूल में कोई भी चैप्टर देख के घबराना मत। अपने नोट्स के बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। सबसे पहला तो चलो ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ फटाफट से। दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन 2। गिरिराज इज ऑन बिजनेस ट्रिप फॉर 5 days। 5 दिन के लिए इनके ट्रिप है। 3 दिन मुंबई में और 2 दिन कहां पे? अहमदाबाद। कितना चार्ज करा है भैया सामने वाले ने? 50। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सर हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटोगे? तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस एक बनेगा या दो बनेगा? दो। एक तो बनेगा हमारा क्या? महाराष्ट्र, और दूसरा क्या बनेगा? गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, कल ही तो करा था हमने डिस्कस कि सर नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से बांट देंगे, खत्म। क्वेश्चन बड़ा होने से घबराने की जरूरत नहीं है, लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट थोड़ी इधर उधर हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखिए किसका दिमाग चलता है। डीओ कंसल्टेंट कलकत्ता imparts GST training to account and finance personnel of Sun Cement Limited, गुवाहाटी, आसाम। क्या रजिस्टर्ड है? हाँ। सर सर्विसेज कौन सी है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी क्या? B2B। तो B2B में हमने तो दिमाग लगा के रखा है क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपी। इन्होंने है ना एक मस्त क्वेश्चन में पता है क्या बोला? एट द कंपनी मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस विच इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर GST। अभी इन्होंने घुमाने के लिए क्या बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक तो यहां पे है डीओ जो कहां पे है? कलकत्ता। इसने सर्विसेज दी है हमारा किसको? सन सीमेंट्स को, जो रजिस्टर्ड है कहां? आसाम। सर्विसेज दी पता है कहां पे? मुंबई। पर दिक्कत की बात यह है कि मुंबई वाला ऑफिस भी क्या है? रजिस्टर्ड। तो सर अब प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बना है? आसाम को बना है कि मुंबई? अभी रुको ना, क्वेश्चन पूरा क्या हुआ है? अभी क्वेश्चन पूरा क्या हुआ है? द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विथ आसाम। सिर्फ एक लाइन से मुझे मालूम पड़ा, कौन सी वाली? ये आधे बच्चे 100 में से 90 बच्चे इसका गलत करके आएंगे और पता है क्या लिख के आएंगे? मुंबई एंड आसाम। ऑप्शन में इतना जोरदार देते ना ये, आइदर आसाम और महाराष्ट्र एट द ऑप्शन ऑफ। क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा? नहीं। हमने सिर्फ क्या पढ़ा बेटा कि B2B के केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और कॉन्ट्रैक्ट एंटर किससे हुआ है? गुवाहाटी। क्या मुंबई वाले से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है? नहीं। तो सर इस केस में मुझे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा मेरा गुवाहाटी ऑफिस दैट इज? अच्छा ठीक है। बिल टू शिफ्ट मॉडल आता है ना आपको? चलो बिल टू शिफ्ट मॉडल का क्वेश्चन है, आप ही डायग्राम बनाना और आप ही करना, ठीक है। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार। क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना इसमें, ठीक है। और तोलाराम और बोलाराम में कंफ्यूज ना हुए।
अच्छा झोलाराम भी आ गया क्या? आराम से है ना, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ही नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई में जिसने डायग्राम बना दिया उसका सही जाएगा बिल्ड टू शिप टू में। हाँ क्या बात कर रहे हो, इतने सारे बच्चों को सही आ रहा है क्या? चलो मुझे बताओ सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। तोलाराम सप्लायर रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट नोएडा, आस्क बोलाराम लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद गुजरात टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन टू इट्स बायर जोलाराम। सबसे पहले किसको बनाओ? बहुत बढ़िया, यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले किसको बनाओगे? बोलाराम। भोलाराम ने सबसे पहले किसको बिल करा होगा? तोलाराम। ये तो करा होगा इसने क्या? बिल। और भोलाराम ने शिप किसको करा होगा? ठीक है, आधे बच्चों ने पक्का ये गड़बड़ करी होगी कि भोलाराम की जगह तोलाराम लिखा होगा। अब लाइन पढ़ो क्वेश्चन की ध्यान से। तोलाराम अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, आस्क बोलाराम ऑफ अहमदाबाद गुजरात टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन टू इट्स बायर जोलाराम। तो तोलाराम ने भोलाराम को बोला कि डियर भोलाराम 50 मशीन डायरेक्टली कहां शिप कर दे? जोलाराम के पास। ठीक है, अब मुझे बताओ दो सप्लाई है यहां पे, एक तो किसके बीच? बोलाराम और तोलाराम। बोलाराम और तोलाराम के बीच में हमको ऑलरेडी पता है बिल टू शिफ्ट मॉडल में बिल टू की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे तोलाराम कहां पे है भैया? हाँ यूपी। और फिर दूसरा ट्रांजेक्शन किसके बीच में? तोलाराम और झोलाराम। और सर यहाँ पे झोलाराम कहां पे सिचुएटेड है? यहाँ पे तो 10(1) लगेगा, और 10(1) क्या बोलता है कि अल्टीमेटली गुड्स कहां पे जा रहे हैं। तो ये झोलाराम कहां है? तो तोलाराम एंड झोलाराम के बीच राजस्थान। अच्छा अभी मजा और आएगा, इन नालायकों ने पता है क्वेश्चन उल्टा पूछा। अरे बहुत जोरदार क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन ही कैसा पूछा? उल्टा। अरे रात को कल मैं खुद 1:30 पे क्वेश्चन कर रहा था, 1:30 बजे मैं सोच रहा था देखो एक बार मॉड्यूल में क्या है। बोला अरे वाह क्या गजब क्वेश्चन है, तोलाराम झोलाराम और बोलाराम। और आगे भी बढ़िया है, क्वेश्चन को और घुमाया इन्होंने, प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन तोलाराम एंड झोलाराम। क्योंकि आधे बच्चे तो यूपी राजस्थान टिक करके आएंगे, बोलेंगे माता रानी की जय। भाई साहब पढ़ तो ले। तो पहला क्या है? तोलाराम और झोलाराम। क्या आएगा फिर? कुत्तू का पहली बार में ए आ गया था। चलो बढ़िया गजब, मतलब आपका क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल बढ़िया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज है, वो गुड्स है। कहां जा रहे हो तुम? चलो सर, इसके बाद ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद है एडमिशन टू एन इवेंट। इवेंट में कौन कौन जाता है आपके इसमें? कोई ऐसा है कि अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, MC स्टैन? अच्छा ये बहुत सारे इवेंट होते हैं ना यार, साइंटिफिक इवेंट्स, कल्चरल इवेंट, एजुकेशनल इवेंट, फिर म्यूजिक इवेंट, डांस इवेंट्स। अब इन इवेंट की केस में दो सर्विसेज होती है। पहला एडमिशन टू एन इवेंट, ये जो हम सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं जो इवेंट में जाएंगे, बुक माई शो से टिकट बुक करेंगे और इवेंट में जाएंगे। जैसे अभी जाकिर खान आएगा, फिर वो क्या नाम है बस्सी, पूरा नाम क्या उसका? अनुभव सिंह बस्सी, वो भी आता रहता है। ये सारी सर्विसेज कौन सी है?
इवेंट वाले। अरिजीत सिंह, सौभाग्य नहीं हुआ इंदौर वालों को कि अरिजीत सिंह यहां पे आए। ये सारी सर्विसेज कौन सी है? एडमिशन टू अ इवेंट। पर एक बात बताओ, अगर अरिजीत सिंह आ रहा है कोई भी कॉन्सर्ट में, तो क्या सारा बंदोबस्त अरिजीत सिंह को खुद करना पड़ेगा कि सिर्फ अरिजीत को गाना गाना है? तो फिर गार्डन कौन बुक करेगा, टिकट कौन करेगा, ये सब कौन करेगा? बहुत बढ़िया, क्या बोला आपने? जिसने अरिजीत को बुलाया है उसको टेक्निकल भाषा में कुछ नाम देते हैं। कौन सी कंपनी? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी। बहुत बार 12th क्लास में 11th क्लास में बच्चों को बड़ा मजा आता था कि 12th के बाद हम तो पता है क्या करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स में जाएंगे। इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स में करना कुछ नहीं रहता है, बहुत मच का कोर्स रहता है। आपको पहले अरिजीत सिंह को मनाना पड़ेगा, उसके लिए होटल बुक करो, फिर कहां पे इवेंट कराओगे गार्डन बुक करो, फिर उसके बाद वहां पे क्या क्या खाने पीने का सामान रखोगे वो अलग, कौन कौन से स्पॉन्सर्स आएंगे वो अलग। ये सारा काम कौन करता है? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी। लॉजिकली बताओ कौन आईटीसी लेगा? एडमिशन टू इवेंट में क्या आईटीसी मिलेगी? आप लोग इवेंट में जा रहे हो, आपका पर्सनल मजा करने जा रहे हो, ये कोई बिजनेस का तो है ही नहीं। तो सरकार ने बोला जो भी इवेंट में आप जा रहे हो वहां पे आईटीसी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम पता है क्या बनेंगे? एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट। जहां पे इवेंट हो रहा है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर अरिजीत सिंह का इवेंट हो रहा है महाराष्ट्र मुंबई में और आप बैठे तो इंदौर में हो, बुक माई शो भी आप यहीं से टिकट बुक कर रहे हो, पर इवेंट कहां पे हो रहा है? मुंबई महाराष्ट्र। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र। पर फिर सरकार ने है ना वापस से चीटिंग करी। यहां पे चीटिंग सरकार ने नहीं करी, इवेंट एडमिशन के केस में सरकार ने चीटिंग करी। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, अरिजीत सिंह दुबई में परफॉर्म कर रहा है, क्या इंडिया में इवेंट हो रहा है? नहीं। तो सरकार ने बोला जब इंडिया में इवेंट हो ही नहीं रहा है, इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगा? दुबई। क्या बनेगा? दुबई। दुबई मतलब जहां पे इवेंट हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। क्या? एडमिशन टू एन इवेंट। सबसे शानदार है इवेंट लिंक्ड सर्विसेज। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 सेक्शन भी आपको इसका ध्यान देना चाहिए। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन, एक इवेंट लिंक्ड सर्विसेज का सेक्शन। यहां पे क्या है ना, अरिजीत सिंह को किसी ना किसी इवेंट कंपनी ने हायर करा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है महेश्वरी एंटरटेनमेंट। महेश्वरी एंटरटेनमेंट ने कहा अरिजीत सिंह को कि अरिजीत सिंह एक काम करो, आप इवेंट करो, लोकेशन वोकेशन हम आपको सब बताएंगे, ठीक है? अच्छा, महेश्वरी एंटरटेनमेंट को क्या क्या काम करना पड़ेगा? सर लोकेशन हो गया, स्टेज हो गया, डीजे हो गया, माइक हो गया, बहुत सारा काम सब इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट इवेंट एडमिशन, दिस इज व्हाट? इवेंट लिंक्ड। एक तो हुई क्या? इवेंट एडमिशन, जहां पे आप लोग एंट्री करोगे इवेंट में। एक हुई क्या? इवेंट लिंक्ड। अब इवेंट लिंक्ड में तो सर एक बात बताओ, यहां पे तो सामने वाला आईटीसी लेगा, मतलब अब ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक हो गया हमारा महेश्वरी एंटरटेनमेंट, और फॉर सपोज करो ये होटल बुक कर रहे हैं, तो होटल और महेश्वरी एंटरटेनमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या महेश्वरी एंटरटेनमेंट जो भी पेमेंट देगा उसका आईटीसी लेगा? 100% लेगा, क्योंकि अभी तो ये तो महेश्वरी एंटरटेनमेंट का तो बिजनेस ही हुआ ना, उसका तो काम ही ये होता है कि अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाओ, इवेंट ऑर्गेनाइज करो। अगर B2B है, मतलब कि सामने वाला रजिस्टर्ड, B2B जब भी मैं कहूं तो ये मत कहना बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैं कह रहा हूं जीएसटी में B2B, इसका मतलब सामने वाला क्या है? रजिस्टर्ड। इस केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऊपर,
हमने ऊपर भी तो यही देखा था कि सर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर क्या है B2, तो फिर हम हमेशा क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। तो अगर B2B है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। पर सर अगर B2C है, B2C का मतलब है सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में पता है क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इवेंट, जहां पे इवेंट हेल्ड हो रहा है वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सरकार ने यहां पे अब चीटिंग करी। सरकार ने वापस से बोला कि अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, पर सप्लायर इंडिया का है, रेसिपेंट भी इंडिया का है, बस इवेंट इंडिया के कहां हो रहा है, बाहर, तो सरकार ने प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया किसको, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। चलो एक अपन एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फॉर सपोज करो यहां पे है साहिल एंटरटेनमेंट, ठीक है। हमने बुलाया, किसको बुलाया, रिहाना को नहीं बुलाना है भाई, किसको बुलाया अपन, चलो अपन बुलाते हैं डीजे चेतस को, ठीक है। अब समझो ध्यान से, साहिल एंटरटेनमेंट का काम ही यह है, हम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और हम अलग अलग डीजेस को बुलाते रहते हैं, सारा बंदोबस्त हमको ही करना पड़ता है। सर आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, राजा मैं रजिस्टर्ड हूं, ठीक है। अब जैसे ही डीजे चेतस आएगा तो एक सर्विसेज तो आप लोग लोगे इसके कॉन्सर्ट में जाने की, एक सर्विसेज तो ही कौन सी, एडमिशन टू एन इवेंट। एडमिशन टू एन इवेंट में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एडमिशन टू इवेंट में बस सिंपली ध्यान रखना कि आखिरकार वो इवेंट हो कहां पे रहा है। तो सर अगर इवेंट हो रहा है हमारा मुंबई में, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, मुंबई। अगर सर एक बात बताओ, 2 दिन हो रहा है मुंबई में और 2 दिन हो रहा है इंदौर में, तो कुछ नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई भी बन जाएगा और इंदौर भी बन जाएगा। तो अभी डीजे चेतस आ रहा है, वो कहां परफॉर्म करेगा, मुंबई। यहां पे अभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विसेज की बात ही नहीं करी है, मैं अभी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात कर रहा हूं जो इवेंट के अंदर एंट्री लेंगे। तो सर इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वो बन जाएगा कि जहां पे इवेंट हो रहा है, क्लियर। दूसरा सर ये साहिल एंटरटेनमेंट को बंदोबस्त भी तो करने पड़ेंगे, क्या क्या बंदोबस्त करने पड़ेंगे बताओ आप, बोलो ना, जो आप बोलोगे वो सही रहेगा। हमें पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, बहुत बढ़िया सर। होटल बुक करने से अच्छा तो कुछ बड़ी जगह बुक करनी पड़ेगी, तो बताओ कौन सी जगह बुक करें, कोई तो वो जगह बोलो। अरे चलो द पार्क, कौन सी जगह बुक करी अपन ने, द पार्क, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, स्टेज, बहुत बढ़िया, स्टेज सेट करना पड़ेगा, द पार्क से पूरी बात ही करनी पड़ेगी कि स्टेज सेट करो। अच्छा डीजे द पार्क का कभी नहीं आएगा, अलग से आएगा डीजे, सर फिर केटरिंग की सर्विसेज करनी पड़ेगी, इससे भी तो बात करनी पड़ेगी डीजे चेतस से, इनके जो मैनेजर है उनसे भी बात करनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनका टाइम लेना पड़ेगा, वो कौन से टाइम पे फ्री है। ये सारी की सारी जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। अब इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज में आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर साहिल एंटरटेनमेंट रजिस्टर्ड है, तो साहिल एंटरटेनमेंट जो भी पैसे देगा उसका क्रेडिट लेगा, जो भी हम पैसे देंगे इन सबको उसका क्या लेंगे, क्रेडिट। अगर रजिस्टर्ड है तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कहां का है, एमपी, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, एमपी।
इसलिए एमपी बना क्योंकि आप इसका क्या लोगे, क्रेडिट लोगे। पर सर अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना। आप तो रजिस्टर्ड हो नहीं, आपको वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फिर सरकार ने बोला क्यों दिमाग लगाना है, जैसा हमने B2C में करा वैसे ही यहां कर देते। तो क्या कर देते सर, एक्चुअल प्लेस ऑफ, ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। बस एक चीज याद रखना, B2B के केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C के केस में क्या, प्लेस ऑफ इवेंट। पर अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो उस केस में पीओएस क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, बोलो पक्का क्लियर है, तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आ जाओ, मैं करा देता हूं यार आपको। ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स, वाओ, चेन्नई इज हायर्ड बाय अंबानी, खैर सॉरी, इज हायर्ड बाय लड्डू सिंह। लड्डू सिंह ने हायर करा अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन हैदराबाद। ठीक है सर, आप देखो क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड, 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 B2B या B2C, B2C। ठीक है सर, कौन सी शादी की बात कर रहे हैं ये, अच्छा इनका नंबर नोट डाउन करो, अपनी शादी में काम आएंगे। ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स, इनका काम क्या है, लोगों की जिंदगी उजाड़ते हैं ये लोग, शादी वादी करते हैं। इनको हायर करा किसने, लड्डू सिंह। ठीक है, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज, इफ वेडिंग इज टू बी हेल्ड एट न्यू दिल्ली। सिंपल सर, B2C के केस में जहां पे इवेंट हो रहा है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आज मेरे यार की शादी है, और यार की शादी कहां है, न्यू दिल्ली। और अगर B2C में इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, एंड इफ द वेडिंग इज टू बी हेल्ड इट, ये कोई भी जगह है पर ये आउटसाइड इंडिया है ना, ये आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, ये ऐसी कोई जगह इंडिया में नहीं है ना। तो जब इंडिया में जगह है ही नहीं ये वाली, तो फिर हमने देखा था लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। अच्छा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट क्या है हमारा, हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन इज, अरे बोलो बात क्लियर हुई क्या। दो मिनट है ना। चलो ठीक है, मैं आपको भेजूंगा आज एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भेजूंगा मैं इवेंट के, उसको आप लिख के भी आना ढंग से। ठीक है,
बोलो ध्यान रहेगा कि इवेंट एडमिशन की सर्विसेज, तो दो सर्विसेज रहती है इवेंट, एक तो इवेंट एडमिशन की सर्विस हो गई और दूसरी हो गई हमारी कौन सी, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज। इवेंट एडमिशन में आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इवेंट एडमिशन में ऑलवेज ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना, क्या, एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो भी क्या सर, एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट। दिमाग कहां पे लगाओगे, इवेंट लिंक्ड सर्विसेज में। इवेंट लिंक्ड सर्विसेज में दिमाग इसलिए लगाओगे क्योंकि यहां पे सामने वाला क्या क्लेम करेगा, आईटीसी। तो इवेंट लिंक्ड सर्विसेज में एक चीज ध्यान रखना कि सर अगर B2B है लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, पर सर अगर B2C है तो फिर प्लेस ऑफ इवेंट। ठीक है, पक्का। मैं भेजूंगा आज आपको 2 क्वेश्चन भेजूंगा, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे आपने सही करा है या गलत। ठीक है सर, हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी जो आज आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा ना उसका आंसर आप लिख के आना, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो इसके बाद है हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सबसे पहले ये सर्विसेज है। ठीक है, हम कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हम ले रहे हैं। सर वापस से वही बात, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तो क्या लेगा, आईटीसी लेगा। तो रजिस्टर्ड है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। पर अगर अनरजिस्टर्ड है, क्या है, अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड के केस में ये मैटर नहीं करता है कि गुड्स कहां पे जा रहे हैं, वहां पे बस इतना सा ही मैटर करता है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन वाले भैया को कहां पे गुड्स दिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये मेरा मोबाइल फोन पुणे में ट्रांसफर करना था, ये मुझे देना था कहां पे, पुणे में। मैं अनरजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये है गाड़ी वाले भैया, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ये क्या करते हैं, एक जगह से मोबाइल लेंगे दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे, जस्ट लाइक ब्लू डार्ट, जस्ट लाइक कुरियर कंपनीज। अब एक बात बताओ, मैं इंदौर में, ये भी कहां पे, इंदौर में, मैं इसे अपना मोबाइल फोन कहां पे हैंड ओवर कर रहा हूं, इंदौर। ये मैटर नहीं करता कि मेरा मोबाइल फोन अल्टीमेटली जा कहां पे रहा, वरना तो वही कंफ्यूज हो जाएगा। उसको जब बिल बनाना रहेगा वो तो पागल पागल ही हो जाएगा, कोई मोबाइल यहां जा रहा है, कोई मोबाइल यहां जा रहा है, कोई मोबाइल यहां जा रहा है। उसके लिए सबसे सुटेबल प्लेस क्या है कि कहां से सारे के सारे मोबाइल फोन और सारे के सारे गुड्स कलेक्ट हो रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो यहां पे आप पता है क्या बनाओगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर। गलती मत करना, गुड्स कहां पे जा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किससे लेना देना है कि गुड्स कहां पे आप हैंड ओवर कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किताबें ऑर्डर करी, क्या करी होगी किताबें ऑर्डर, कहां से करोगे आप, आईसी है, ठीक है, क्या नाम है आपका, तनीषा। अब मुझे एक बात बताना सोच समझ के, आईसीएआई खुद तो किताबें पहुंचाएगा नहीं, वो किसी ना किसी कुरियर कंपनी का सहायता जरूर लेगा। तो आईसीआई किसकी कुरियर की सहायता लेता है, ब्लू डार्ट आता है क्या घर पे, कि कोई इनका लोकल आता है, डीटीडीसी आता है, ट्रैकॉन, ठीक है। तो आईसीएआई किसकी मदद ले रहा है, ट्रैकॉन। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आईसीएआई और ट्रैकॉन। ये हम लिख देते हैं ट्रैकॉन और हम यहां पे लिख देते क्या, आईसीएआई। कौन सप्लायर कौन रेसिपेंट, देखो जिसको पैसा मिले वो सप्लायर और जो पैसा देवे वो रेसिपेंट। किसको पैसा मिलेगा, ट्रैकॉन सप्लायर, कौन रेसिपेंट, आईसीए। अच्छा, सर्विसेज कौन सी दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक और बुक इज गुड। अब लॉजिकली एक बात बताओ सर, आईसीएआई दो चीजें हो सकती है, या तो आईसीएआई क्या होगा,
रजिस्टर्ड, या तो आईसीआई क्या होगा, अनरजिस्टर्ड। वो डिपेंड करेगा कि जीएसटी में आईसीएआई का टर्नओवर क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तो करा लो रजिस्ट्रेशन, अगर टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सर अगर ये रजिस्टर्ड होंगे तो भैया इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कहां का होगा, कानपुर। अब सर ये है हमारा सप्लायर। दो चीजें तो देखनी रहती है, एक देखना रहता है लॉस और एक देखना रहता है क्या, लॉस। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली, अगर रजिस्टर्ड है तो सर कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, दिल्ली नहीं, क्या बन जाएगा, कानपुर। दो चीजें देखनी है, एक लॉस और एक लॉस। मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किसके एंगल से बातें कर रहा हूं, रेसिपेंट के एंगल से बातें कर रहा हूं, सप्लायर के एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। सप्लायर तो रजिस्टर्ड हो गई तभी तो जीएसटी की बात होगी, सप्लायर ही अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर काहे बात का जीएसटी। तो हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं, आईसीएआई के एंगल से बात कर रहे हैं, रेसिपेंट के एंगल से बात कर रहे हैं। तो अगर रेसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, और अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो सर उस केस में ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार आईसीएआई ने सारी की सारी बुक्स ट्रैकॉन को कहां हैंड ओवर करी। ये मैटर नहीं करता कि बुक्स कहां पे जा रही है, ऐसे तो बुक्स कितनी सारी स्टेट्स में घूमती रहेगी। तो फॉर सपोज करो ट्रैकॉन ने बोला भैया हमारा ऑफिस दिल्ली में, डियर आईसीएआई आप सारी के सारी ट्रक लेके आओ, सारी की सारी बस लेके आओ और सारी के सारी बुक्स हमको दे जाओ कहां पे, दिल्ली। अब मुझे एक बात बताओ, आईसीएआई अपनी खुद की गाड़ी से गए किधर, दिल्ली। सारी बुक्स आईसीएआई ने कहां हैंड ओवर करी, दिल्ली। तो फिर यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, दिल्ली। क्लियर है क्या, लॉजिक के साथ क्लियर रखोगे तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। तुम ही सोचो अगर अनरजिस्टर्ड के केस में आपको लॉ बनाने का मौका दिया जाता, तुम पता है कैसा लॉ बनाते कि अल्टीमेटली जहां पे गुड्स जा रहे, तुम क्या बोलते कि अल्टीमेटली गुड्स जहां पे जा रहे हैं वैसा लॉ बना दो। अब इसमें कितना कंफ्यूज हो जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई बच्चा कहां पे सिचुएटेड है, कोई कहां पे सिचुएटेड है, कोई कहां पे सिचुएटेड है। तो जितनी सारी स्टेट से सभी प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाते, फिर सभी झगड़ा करने लगते। बोलो लॉजिकल है या नहीं। तो सर सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैडम की जॉब लग गई मुंबई में। अब मुंबई में मैडम को चाहिए थी गाड़ी। ऐसा होता ही है कि जब भी आपकी जॉब लग जाएगी तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद भी ओला और रैपिडो में घूमना पड़ रहा है। तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, इसके पास गाड़ी तो है पर इसके पास जो गाड़ी है वो तो इंदौर में। अब ये क्या चाह रही है कि गाड़ी इंदौर से कहां है, मुंबई। अब ये पॉसिबल नहीं है, घर वाले ऐसा बोले कि बेटा एक दिन इंदौर आ जा फिर ड्राइव पे चले जाना, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो अब क्या करें, सर ट्रांसपोर्ट करो गाड़ी यार। क्या सर ये ट्रांसपोर्ट होती है क्या, 100% गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट होती है। जब इंसान ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो गाड़ी क्या चीज है। ये मैडम कोई भी ट्रांसपोर्ट वाले भैया के पास जाएगी, हो सकता है ये रेलवे के पास भी चले जाए क्योंकि रेलवे वाले भी गाड़ी तो ट्रांसपोर्ट करते ही हैं। ये मैडम आ गए इनके पास, ठीक है, इनका बहुत बड़ा काम है। ये क्या करते हैं ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। अब ये खुद मुंबई में, ये कहां पे, मुंबई में। इसने इसके पापा को बोला पापा एक काम करो, ये जो भैया है ना ये घर पे आएंगे और गाड़ी लेके जाएंगे। आप कहां पे बैठे हो, मुंबई। आप भले मुंबई में बैठे हो, गाड़ी भी कहां पे आ रही है, मुंबई। पर उससे क्या कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। इसके पापा ने गाड़ी कहां पे हैंड ओवर करी ट्रांसपोर्टर को, सर एमपी में हैंड ओवर करी। तो मुझे बताओ पापा तो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, एमपी। आई क्या बात समझ में, बोलो पक्का। तो दो चीजें, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड।
फिर है हमारा सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फ्लाइट में उड़े हो आप लोग, फ्लाइट में, है ना, फ्लाइट, ट्रेन, बस, ये सब है हमारी क्या, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अभी सोच समझ के बताना सर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी क्या क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो चलो अगर अपने को लॉ बनाने का मौका मिले, आप अगर लॉ बनाओगे तो B2B के केस में क्या, बोलो ना फटाफट से, B2B के केस में क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। बहुत सही। तो आप ही ने लॉ बनाया कि सर अगर B2B है तो सामने वाला क्रेडिट लेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। पर अगर B2C है, इसका मतलब है अनरजिस्टर्ड, इसका मतलब है आप लोग फ्लाइट की सर्विसेज ले रहे हो। और सपोज करो ये भाई का मन हुआ फ्लाइट में जाने का, इसकी फ्लाइट चल रही है मुंबई से दिल्ली, तो अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बनाए, मुंबई को, क्योंकि भाई आपने पहला कदम कहां रखा, मुंबई। फ्लाइट उड़ी कहां से, मुंबई। तो सर अगर रजिस्टर्ड है तो ऑलवेज ऑलवेज क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे भाई ने पहला कदम रखा वो बन जाएगा मेरा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लेवल का पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, आगे का लेवल का पॉइंट जो लॉ में लिखा हुआ है, जो थोड़ा टिपिकल है पर आप समझने की कोशिश करना। फ्लाइट जा रही है इंदौर से मुंबई और फिर उसके बाद जा रही है कहां, अहमदाबाद। डाउट ये आया लॉ मेकर का कि भैया इसको एक जर्नी माने कि इसको 2 जर्नी माने। जनरली फ्लाइट के केस में क्या होता है ना, लैग होता है। कोई फ्लाइट होती है डायरेक्ट फ्लाइट जो आपको डायरेक्टली कहां पहुंचा देगी, इंदौर से अहमदाबाद। पर कोई फ्लाइट में लैग आता है, ट्रेन में भी आप जनरली देखोगे लैग आता है। सर अब हमारी जो फ्लाइट है ना वो कहां से जा रही, इंदौर से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर क्या, अहमदाबाद। 2 घंटे का लैग है। इसे एक जर्नी मानो कि 2 जर्नी मानो? अगर एक जर्नी मानूंगा तो बहुत सिंपल, एक प्लेस हो जाएगी इंदौर, एक प्लेस हो जाएगी क्या, अहमदाबाद। अगर 2 जर्नी मानूंगा तो इंदौर मुंबई, मुंबई अहमदाबाद। तो अब करे तो करे क्या, देखो समझो लॉजिकली, सिर्फ फ्लाइट में लैग ही तो है, क्या फ्लाइट चेंज हो गई, नहीं, सिर्फ वहां पे वो 2 घंटे आपका वेट कर रही थी, फ्लाइट चेंज नहीं हुई। फ्लाइट में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल डालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या सब सही साइड है या नहीं। तो क्या सिर्फ लैग आने से इसको मैं 2 जर्नी मानूं कि इसको सर एक ही जर्नी मानेंगे, एक ही जर्नी। और एक ही जर्नी मानेंगे कहां से कहां तक, इंदौर से। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वापस से फ्लाइट तो इंदौर से मुंबई, मुंबई से कहां, अहमदाबाद। अब यहां पे फ्लाइट चेंज हो रही है, यहां पे फ्लाइट क्या हो रही है, चेंज। ऊपर फ्लाइट चेंज नहीं हो रही थी, यहां पे फ्लाइट क्या हो रही है, चेंज। हम गए थे जेट एयरवेज में और जेट एयरवेज का फ्लाइट का नाम है पायलट। यहां पे मुंबई में 5 घंटे का लैग आया, जेट एयरवेज ने बोला देखो अब आपको दूसरी फ्लाइट लेके जाएगी। वो सेम फ्लाइट में जा रहे हैं या फ्लाइट चेंज कर रहे हैं, सर फ्लाइट चेंज भी होती है, फ्लाइट चेंज भी होती है। और सबसे ज्यादा रिस्क होता है फ्लाइट चेंज करने में। मुझे मेरी ही मतलब हिस्ट्री याद है कि जब हम मुंबई जा रहे थे तो हमें ऑडिट पे जाना था और हमारी फ्लाइट थी मुंबई से, और भुवनेश्वर से मुंबई हमको जाना था, और हम जैसे ही यहां पे दिल्ली में रुके हमारी फ्लाइट चेंज होनी थी। अब फ्लाइट लेट हो गई, दिल्ली में जैसे ही लेट हुए हमको मालूम पड़ा कि 5 मिनट के बाद फ्लाइट निकलने वाली। तो मैं और मेरी कलीग इतनी तेज भागे क्योंकि वो वाली फ्लाइट नहीं थी, फ्लाइट ही कौन सी थी, दूसरी फ्लाइट थी। तो कभी कभार फ्लाइट के केसेस में आपको एक फ्लाइट से पूरा नहीं बोर्ड करना है,
आपको कितनी फ्लाइट लेनी पड़ती है? 2। इनफैक्ट इंटरनेशनल में तो आपको 2-2 3-3 बार फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है। सर इस केस में आपकी फ्लाइट बदल रही है, ये मैटर नहीं करता कि भले जेट एयरवेज है, फ्लाइट तो बदल रही है ना। तो इस केस में लॉ मेकर ने बोला इसे हम एक जर्नी नहीं मानेंगे, इसे हम 2 जर्नी मानेंगे, एक इंदौर से मुंबई और एक मुंबई से अहमदाबाद। बोलो बात क्लियर है क्या? तो जब हमने बनाई इंदौर से मुंबई और एक बने हमने क्या, मुंबई से अहमदाबाद। एक और चीज, एक चीज होती है राउंड ट्रिप, कि आप गए इंदौर से मुंबई, आपने कुछ काम करा, फिर आप गए मुंबई से इंदौर, क्या फ्लाइट आपका इंतजार करेगी? वो ऑटो वाले भैया, हाँ सर आप अपना काम निपटा के आओ, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, नहीं, वो फ्लाइट तो चली जाएगी। इसका मतलब है अब आप दूसरी फ्लाइट पकड़ोगे। ये मैटर नहीं करता कि दोनों कंपनी जेट एयरवेज, फ्लाइट तो चेंज हो रही है ना। अगर मैं इंदौर से मुंबई और फिर मुंबई से इंदौर राउंड ट्रिप कर रहा हूं, तो इसमें मैं एक जर्नी मानूं या 2 जर्नी मानूं? 2। लॉजिकली सर 2 जर्नी माननी पड़ेगी, क्योंकि फ्लाइट चेंज हो रही है। तो यहां पे भी कितनी जर्नी मानेंगे? 2। बोलो बात क्लियर है क्या? कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे कि एक जर्नी का कैसा क्या होगा, 2 जर्नी का कैसा क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।